Hello everyone. Today we'll be studying the second chapter of the book Flamingo, that is The Lost Spring. I'll teach you this chapter in two parts as this chapter is divided into two different stories. It's written by Anis Jung. Anis Jung was born at Rourkela, India in 1964. She's an Indian woman author, journalist, and columnist. She belongs to an aristocratic family of poets. Her most noted work, Unveiling India 1987, was a detailed chronicle of the lives of women in India. The first part of the story is titled as Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. The main character of the story, this part of the story, is a small boy who's named as Sahib-e Alam. Lost Spring, there is a byline by the title also, which is Stories of Stolen Childhood. So we can very well infer from this that this chapter is based on the child labor, the curse of child labor, and those children from whom their precious childhood is stolen. Anis Jung, she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her earlier education there only. उसके बाद यूएस चली गई थी वो अपने हायर एजुकेशन के लिए. उनके दोनों पेरेंट्स भी राइटर्स हैं और एज अ करियर उन्होंने राइटिंग को ही ऑप्ट किया. इंडिया में उन्होंने राइटिंग बिगिन की. इस चैप्टर की जो थीम है, यू कैन नोटिस हेयर एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन दैट द थीम of this chapter is the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Stories of stolen childhood में ऐसे बच्चों की कहानी ऑथर ने बताई है जिन बच्चों को लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीनी पड़ती है ड्यू टू द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशंस. बहुत सारे ट्रेडिशंस हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं और पॉवर्टी एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो इन बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीने के लिए फोर्स करता है. The title of the first story is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage, and the story begins with, Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. As it's a narrative aspect, the author Anis Jung वो अपने बारे में बताती हैं कि एक दिन वो साहिब से मिली. whom I encounter means to confront, मिलना. वो साहिब से हर रोज़ ही मिलती थी. who was always scrounging for gold in the garbage dumps. Scrounging is searching. जो garbage dumps में gold को ढूंढता था. Now I would like to mention that gold here is a metaphor. Gold is not exactly gold. जो गोल्ड एक मेटल होता है जो बहुत एक प्रीशियस मेटल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. इट्स अ मेटाफर यूज्ड हियर. कोई भी गार्बेज के अंदर ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंस रखती है, जिस चीज़ को बेचकर उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं या कभी कभी पैसे भी मिल सकते हैं उसे गार्बेज डंप में, उसकी बात हो रही है. तो साहिब हर सुबह ऑथर को मिलता था उन गार्बेज डंप्स में गोल्ड ढूंढता हुआ. गोल्ड इज़ एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. ऑथर के नेबरहुड में ही साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब के पास्ट के बैकग्राउंड के बारे में ऑथर बता रही हैं कि उसने लॉन्ग अगो बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. साहिब्स फैमिली बिलोंग टू ढाका, बांग्लादेश. ढाका विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहाँ से माइग्रेट होकर साहिब की फैमिली इंडिया में आई थी. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. और उसका घर ज़्यादा पुरानी मेमोरी नहीं है, मतलब बहुत समय ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए. उसका घर एक डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है. वो यादें अभी भी रिफ्रेश हैं उनके माइंड्स में. देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. और साहिब क्योंकि काफ़ी छोटा है तो उसकी मदर ही उसे बताती हैं कि वो लोग जब इंडिया आए तो वो ढाका छोड़कर इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे. उन स्टॉर्म्स ने उनके फील्ड्स को, होम्स को ख़राब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. दैट इज़ वाई दे वर फोर्स्ड. उनके पास और कुछ काम था नहीं तो उन्हें ढाका छोड़ना पड़ा और गोल्ड ढूंढने के लिए, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढने के लिए दे मूव टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली वेयर ही नाउ लिव्स. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच द ऑथर हैड आस्क्ड हिम इन द बिगिनिंग, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन में
अनीस जंग ने साहिब से पूछा था, वाई डू यू डू दिस? साहिब मटर्स, मटर्स इज़ टू स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज़ में मुंह में ही बड़बड़ाते हुए साहिब ने कहा, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो इसीलिए मैं ये काम करता हूँ. लुकिंग अवे, ही ट्राइड टू लुक अवे फ्रॉम द ऑथर, नज़रें चुरा रहा था. ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड इन दिस वर्क, जो काम वो करता है उसमें उसे एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, तो उसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. I say glibly instantly, बिना सोचे, बिना सेकेंड थाट दिए. ऑथर ने भी बोल दिया, वाई यू कैन गो टू स्कूल, तुम तो स्कूल जा सकते हो, तुम्हारी स्कूल जाने की एज है, यू आर स्टिल अ चाइल्ड नाउ. तो ये एडवाइस दे तो दी ऑथर ने, लेकिन इमीडिएटली उसे रियलाइज़ भी हो गया कि ये एडवाइस कितनी हॉलो थी, बेसलेस एडवाइस थी, इसका कोई मतलब नहीं था, का रेलिवेंस नहीं था इस एडवाइस का. देन साहिब फर्दर सेज, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो उसने भी एक अच्छा रिप्लाई दिया, विच वॉज अ वेरी रियलिस्टिक रिप्लाई ऑल्सो. ही सेड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, तो जब एक स्कूल बनेगा तो मैं डेफिनेटली उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊँगा. देन द ऑथर अनीस जंग, उसने भी हाफ जोकिंग वे में मजाक करते हुए ऑथर से कहा, इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम? एंड ही सेज येस, स्माइलिंग ब्रॉडली. इमीजिएटली साहिब ने भी बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट दिए इस सवाल का जवाब हाँ में दिया कि अगर ऑथर स्कूल बनाती हैं देन ही वुड डेफिनेटली गो टू दैट स्कूल. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद ऑथर को दोबारा से साहिब मिला. इस टाइम वो ऑथर को देखते ही अनीस जंग की तरफ भागता हुआ आया एंड साहिब इंक्वायर्ड, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है? बट द ऑथर फेल्ट एम्बेरस्ड, उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुई, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका फुलफ़िल होने का कोई रास्ता ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो फुलफ़िल हो पाएगा. एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिप्लाई लाइक, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है. ऑथर ने कहा, शी वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज शी हैड मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, जो फुलफ़िल करने का उसका मकसद ही नहीं था, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड. यू कैन अंडरलाइन और मार्क दिस स्टेटमेंट, प्रोमिसेस लाइक माइन, जैसे कि अनीस जंग ने एक प्रॉमिस किया था साहिब को, विच वॉज बेसलेस प्रॉमिस, जिसका कोई ग्राउंड नहीं था, कोई ग्राउंडिंग रियलिटी नहीं थी उसको बैकअप करने के लिए. तो ऐसे प्रोमिसेस सिर्फ अनीस जंग ने नहीं किए, बल्कि उन बच्चों के इस ब्लीक वर्ड में, ब्लीक धुंधला, उनके इस धुंधले वर्ड में हर कॉर्नर में चारों तरफ उनके ऐसे ही प्रोमिसेस घूमते रहते हैं. दे आर लाइक हैबिचुअल ऑफ इट, दे आर यूज टू इट. उनको मालूम है कि बहुत से लोग उनकी लाइफ में आते हैं, स्पेशली द पॉलिटिशियंस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. वो आते हैं, बड़े बड़े एलाबोरेट प्रोमिसेस करते हैं कि अगर वो पावर में आ गए तो ये करेंगे वो करेंगे, बट दे एक्चुअली डोंट डू एनीथिंग. तो उनके ब्लीक वर्ड में ऐसे प्रोमिसेस हर कॉर्नर में अबाउंड है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस. हिज फुल नेम वॉज, कंप्लीट नेम वॉज साहिब आलम, बट ही डज नॉट नो इट्स मीनिंग. और ऑथर को लगता है कि अगर उसको अपने नाम का मीनिंग समझ आ भी गया, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिलीव करने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज द मीनिंग ऑफ हिज नेम इज़ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. साहिब इज़ द लॉर्ड और मास्टर, आलम इज़ यूनिवर्स. साहिब आलम इज़ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का मालिक. तो आयरनी है उसके नेम में, बिकॉज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स तो छोड़ो, उसके पास तो अपने खाने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. तो अगर उसे नाम का मीनिंग पता चल भी गया, देन ही वॉज नॉट गोइंग टू बिलीव इट. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब उसे अपने नेम का मीनिंग नहीं मालूम है, एंड ही इज़ रोमिंग द स्ट्रीट्स. रोम इज़ टू मूव अराउंड विदाउट एनी पर्पस. तो अनपर्पसली वो स्ट्रीट्स में यहाँ वहाँ घूम रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ,
बट हिज इज़ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। लेकिन साहिब और उसके फ्रेंड्स, उनकी एक आर्मी, उनका गैंग है बेयरफुट बॉयज़ का। बेयरफुट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर ऑन देयर फुट, स्लीपर्स नहीं है उनके पास, किसी तरह के चप्पल शूज़ कुछ भी नहीं है। तो ये बॉयज़ का पूरा गैंग है हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो अर्ली मॉर्निंग में बर्ड्स की तरह आते हैं एंड डिसअपियर एट नून। हम सभी ने अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया है कि बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग में आते हैं, चहचहाते हैं, उनके जो स्वीट साउंड होता है वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है, बट दे डिसअपियर बाय नून। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो गायब भी हो जाते हैं। सिमिलरली ये बॉयज़ भी अर्ली मॉर्निंग में आते हैं और अपना काम करके फटाफट से दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक उन्हें जानने के बाद, उन्हें देखने के बाद, ऑथर उनमें से हर एक को पहचानने लगी है। शी नोज देम बाय देयर फेसेस ऑल्दो शी डजंट नो देयर नेम्स। देन वन डे शी आस्क्ड वन ऑफ देम, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। एक दिन उनमें से ऐसे ही किसी से ऑथर ने पूछा, अनीस जंग ने, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने। एंड द रिप्लाई ऑफ दैट बॉय वॉज, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरे पास चप्पल है नहीं, तो उसने झूठ बोला। ही सेड, मेरी मम्मी शेल्फ से उतार के ही नहीं देती हैं चप्पल, उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं तो मैं नहीं पहनता। देन अनदर बॉय एड्स, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। दूसरे बच्चे ने साथ एकदम से ही उसकी बात को ऐड ऑन किया कि अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल दे भी देंगी तो वो उन्हें फेंक देगा, उसे पहनेगा नहीं। दिस अदर बॉय इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। उसने मिस मैचिंग शूज़ पहने हुए हैं, एक पैर में कोई और शू है, दूसरे में कोई और। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जैसे ही ऑथर ने कमेंट किया कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहने हैं, he had nothing else to do, बट उसने अपने फीट को शफल किया एम्बेरसमेंट में और कुछ भी नहीं बोला। Then there was a third boy who said, I want shoes. And that third boy, he had never owned a pair all his life. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अब तक जो भी उसकी एज रही होगी, he might be like 5 or 6 or 8 or 10 years old, तो उस लाइफ में उसने कभी भी इतना प्रिविलेज उसे नहीं मिला कि उसने कभी कोई शूज़ पहने हों। बट ही वॉज लाइक सो इनोसेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसे शूज़ चाहिए, वो चाहता था कि मुझे शूज़ मिले, तो उसने वो बात एक्सेप्ट की। तो अभी अगर हम यहाँ देखें, देर आर डिफरेंट रीजन्स गिवन फॉर नॉट वेयरिंग द शूज़, नॉट वेयरिंग द चप्पल्स, लेकिन रियल रीज़न इज समथिंग एल्स। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. In cities, on village roads, it's not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. ऑथर ट्रैवल करती रहती है अक्रॉस द कंट्री। उसने बहुत सारे बच्चों को देखा है बेयरफुट घूमते हुए, और सिटीज़ में, विलेज रोड्स पर हर जगह दिखते हैं बच्चे नंगे पाँव घूमते हुए। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो उनका जो एक कॉमन रिप्लाई होता है इज़ लाइक, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ख़रीद नहीं सकते हैं चप्पल, हम चप्पल ख़रीद सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। तो हम नंगे पाँव इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, उसे ट्रेडिशन का नाम दे दिया। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ऑथर के पास और कोई रास्ता नहीं है, शी इज़ जस्ट वंडरिंग कि इतनी परपेचुअल स्टेट है पॉवर्टी की, इनके आसपास हर जगह पॉवर्टी है, तो उसको ये एक्सेप्ट करने में एम्बैरेस फील कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। देन ऑथर इज़ शेयरिंग अ स्टोरी ऑफ अ मैन। यहाँ पर उसे एक स्टोरी याद आती है। दिस मैन बिलोंग टू उदीपी, उदीपी का था ये रहने वाला। ही वंस टोल्ड द ऑथर, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। उस आदमी ने अपने बचपन की कहानी सुनाई अनीस जंग को, एंड द स्टोरी वॉज लाइक कि एज अ यंग बॉय, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था, तो रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल था मेरे स्कूल के रास्ते में, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे इसी आदमी का, जो अब ही इज़ अ ग्रोन अप मैन नाउ, बट ही इज़ टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो जब वो एक बच्चा था तो उसके फादर उसी मंदिर में प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जिस मंदिर को क्रॉस करके वो अपने स्कूल जाता था। एंड इट वॉज हिज डेली रूटीन दैट ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। डेली उसकी ये हैबिट थी कि वो उस मंदिर में रुकता, भगवान से प्रे करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि उसे शूज़ का पैर चाहिए।
30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 years बीत चुके हैं उस बात को, जब ऑथर को उस आदमी की स्टोरी पता चली थी, उस आदमी के बचपन की स्टोरी, उसके चाइल्डहुड को, जो उसने चाइल्डहुड उदीपी में स्पेंड किया था, उस बात को अब 30 ईयर्स हो चुके हैं. लाइक मे बी द बॉय वॉज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, लेकिन जब वो ऑथर को मिला है तो ही इज़ अ ग्रोन अप मैन. वो 30-35 ईयर्स का होगा कुछ तो. लेकिन अब 30 ईयर्स बाद, जब वो 10 या 12 ईयर्स का था, उसके 30 ईयर्स बाद अनीस जंग को मौका मिला कि वो उसी सेम सिटी उदीपी को विज़िट करे, उसी टेम्पल में जाए. लेकिन द टेम्पल इज़ नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. अब वो जो टेम्पल है वो पूरे का पूरा डेजोलेटेड है, वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है. इट्स लोनली. इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट. अब वहाँ पर उस बच्चे के फादर नहीं हैं, अब दूसरे प्रीस्ट आ चुके हैं. बैकयार्ड में रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं मंदिर के पीछे बैकयार्ड में. एक यंग बॉय इतने में आता है भागता हुआ, छोटा बच्चा, जिसकी उम्र शायद उतनी ही रही होगी जितनी उस आदमी की थी जिसने अपनी बचपन की स्टोरी सुनाई थी अनीस जंग को. तो ये यंग बॉय भी मे बी 8 और 10 या 12 ईयर्स का ही होगा. ही वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स पहनी है एंड शूज़ पहने हुए हैं. ही अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. तो जब वो पैंटिंग करता हुआ, हाँफता हुआ आ रहा है, और आते ही उसने अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंका. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. उस लड़के को देख के मुझे वो प्रेयर याद आई जो उस आदमी ने अपने बचपन में की थी. जब वो अपने बचपन में टेम्पल से होके स्कूल जाता था, उसके पास उस समय शूज़ नहीं थे, तो ही वुड स्टॉप देयर एट द टेम्पल और शूज़ के लिए प्रेयर करता था. लेकिन शायद भगवान ने उसकी प्रेयर आज सुनी थी, आफ्टर 30 ईयर्स, कि अब एटलीस्ट ये कंडीशन है कि अब उसकी उम्र के बच्चे, पुजारी के बच्चों के पास शूज़ हैं. लेट मी नेवर लूज़ देम, ही प्रेज नाउ. लेकिन अब जो ये बच्चा है ये प्रे कर रहा है गॉड से कि जो भी उसके पास प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो शूज़ हैं या और चीज़ें हैं, वो उससे लूज़ ना हों. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़. अब प्रीस्ट के, पुजारियों के बच्चे जो होते हैं, दे हैव एटलीस्ट दिस मच प्रिविलेज कि उनको शूज़ के लिए नहीं परेशान होने पड़ता. दे डोंट हैव टू वॉक बेयर फुट. उनके पास शूज़ हैं. बट देर आर मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड जो शूलेस हैं. अभी भी साहिब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो शूलेस रहते हैं. Then the author Anis Jung, she is talking about the actual condition of the place where Sahib lives. अब साहिब जहाँ रहता है, इट्स नोन एज सीमापुरी. सीमापुरी दिल्ली की पेरीफेरी में, दिल्ली की आउटर बॉर्डर में लोकेटेड है. इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली बेसिकली. तो उसके बारे में वो बता रही है अब कमिंग पैराग्राफ में. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. It's another important statement in this chapter. You can underline it कि सीमापुरी जो कि दिल्ली की पेरीफेरी पे सिचुएटेड है. पेरीफेरी इज़ द बॉर्डर. दिल्ली की बॉर्डर पर है. इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली. लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली बात करें इन द फॉर्म ऑफ अ मेटाफर आप सबको मालूम है, इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, टूल ऑफ कंपैरिजन. एक पोइटिक डिवाइस है जिससे हम कंपेयर करते हैं. तो अगर हम कंपैरिजन करें इसकी कंडीशन का, इसमें डेवलपमेंट का दिल्ली से, तो इट्स माइल्स अवे फ्रॉम इट. तो ऐसा लगेगा कि दिल्ली से तो ये मीलों दूर है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है सीमापुरी में जो ये बताए कि वो दिल्ली का पार्ट है. दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ सो मच डेवलप्ड. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, ब्रॉड रोड्स हैं, एवरीथिंग इज़ सो डेवलप्ड. लेकिन जब आप सीमापुरी में जाओ तो इट्स क्वाइट बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर रोड्स तो छोड़ो, पानी की सप्लाई के पाइप्स भी नहीं हैं. एंड द पीपल लिविंग देयर हैव टू लिव इन वेरी बैकवर्ड कंडीशन. उनको बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में, ऐसी लाइफ में रहना पड़ता है, द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ poverty. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Squatters means refugees. यहाँ पर रहने वाले सभी लोग वही हैं सीमापुरी में जो बांग्लादेश से 1971 के बाद एज अ रेफ्यूजी आए थे. बांग्लादेश वॉज
Like there was a big war between India and Pakistan in 1971, the result of which was कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट करा दिया गया था. तो बांग्लादेश गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971. तो वहाँ से बहुत सारे लोग एज अ रेफ्यूजी इंडिया में आ गए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. इट स्टिल इज बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. सीमापुरी उस टाइम विल्डरनेस में थी. इट वॉज लाइक अ वाइल्ड प्लेस, बिल्कुल जंगल की तरह था. अभी की बात करें करंट सिचुएशन तो इट स्टिल इज़, अभी भी वैसा ही है, बस कंडीशन इतनी चेंज है कि अभी वहाँ पर एम्प्टी नहीं है, लोगों से भरी हुई है अब सीमापुरी. देर आर स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. जो घर उन लोगों के बने हुए हैं वो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं. विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैपुलिन, जिसकी छत के ऊपर टिन और टैपुलिन रखा जाता है. टैपुलिन इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक शीट जिसको टिन के ऊपर बिछा के कवर रखा जाता है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. डिवॉइड इज विदाउट. दिस एरिया इज़ विदाउट सीवेज. कोई प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई ड्रेनेज की लाइन डली हुई है पानी की, ना ही कोई रनिंग वाटर है जो उनके घरों में पानी लेके आता हो. बट इन सच अ कंडीशन ऑफ सफरिंग अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर. इतनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. एंड ऑल ऑफ देम लिव हेयर हैप्पीली. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. उन्हें यहाँ रहते हुए 30 years से ज़्यादा हो चुके हैं. दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी. कोई परमिट भी नहीं है उनके पास यहाँ रहने के लिए. लेकिन उनके पास एक चीज़ है, दैट इज़ राशन कार्ड्स. राशन कार्ड से उन्हें डबल फ़ायदा होता है. एक, इट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. एक फ़ायदा ये है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड हो जाता है जिससे वो वोट दे सकते हैं. वोट देने का मतलब कुछ तो करेंगे नेता उनके लिए आके उनकी कंडीशन में इम्प्रूव करने के लिए, चाहे बहुत थोड़ा ही क्यों ना करें. देन सेकेंड प्रिविलेज व्हाट दे गेट इज़ टू बाय ग्रेन. अनाज मिल जाता है उन्हें इस राशन कार्ड से, सस्ता अनाज. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि अगर ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है. ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू नीड मोर देन आइडेंटिटी इज़ फूड. सबसे पहले तो हमारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होनी चाहिए ना, दैट इज़ फूड. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अगर वो फुलफिल हो रहा है देन कम्स द नीड फॉर आइडेंटिटी. तो ज़िंदा रहने के लिए आइडेंटिटी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी फूड की. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in the tattered saris. Tattered means torn, फटी हुई. जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहनी हुई है उन लेडीज़ ने, जिनसे जब ऑथर ने पूछा कि वो यहाँ क्यों रह रहे हैं तो उनका जो रिप्लाई था, इट वाज क्वाइट रियलिस्टिक रिप्लाई, प्रैक्टिकल है काफ़ी, कि अगर जब दिन ख़त्म हो रहा है तो दिन के ख़त्म होने पर हम अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला पा रहे हैं और हमें खाली पेट के साथ सोने नहीं जाना पड़ता, तो हम यहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे ना, रादर देन इन आवर ओन कंट्री. उनकी अपनी कंट्री बांग्लादेश, जहाँ पर उन्हें ग्रेन अनाज नहीं मिलता था, वहाँ उन्हें भूखे सोना पड़ता था. तो वहाँ से वो यहाँ ज़्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट उन्हें खाना मिल रहा है. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब ऑथर ने उनसे पूछा था कि वो अपना देश छोड़कर यहाँ क्यों आए, जो इतना सुंदर देश है, विच इज़ अ लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ भी इन लोगों को खाना मिलता है वो अपना टेंट लगाते हैं और अपना ट्रांजिट होम, मोबाइल होम, उसी को बना लेते हैं, उसी में रहने लगते हैं और वहीं पर सर्वाइवल का सोर्स भी ढूंढ लेते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे भी उन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं एंड दे बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल. पेरेंट्स के साथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल में वो भी एक पार्टनर होते हैं. बहुत जल्दी ही एज में, शायद 4-5 साल की उम्र में वो काम करना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्ट अर्निंग. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. लेकिन अगर बात की जाए सीमापुरी की तो सीमापुरी में सर्वाइवल का दूसरा मतलब है रैग पिकिंग. Almost all the families, almost every person living in Simapuri is engaged in the work of rag picking. Rag picking का काम करते हैं. अब वो काम करते करते इस काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं रैग पिकिंग में कि अब वो एक फ़ाइन आर्ट की तरह बन गई है.
आर्ट कैसी होती है? आर्ट इज समथिंग विच इम्प्रूव्स अपॉन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें क्रिएटिविटी स्किल चाहिए होती हैं, स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, और आप उसको जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना इम्प्रूव होती जाती है. सो रैग पिकिंग इज़ ऑल्सो लाइक एन आर्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, क्योंकि इसको करते 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 कई सालों तक अब साहिब जैसे बच्चे रैग पिकिंग की आर्ट में परफेक्ट हो चुके हैं. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. गार्बेज उनके लिए सिर्फ गार्बेज नहीं है, इट्स लाइक गोल्ड टू देम, क्योंकि इसमें से उन्हें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. ये उनके घर में आने वाला हर रोज़ का खाना है. उनके घर में अगर खाना बनता है तो वो इसी रैग पिकिंग की वजह से बनता है. इट्स लाइक अ रूफ ओवर देयर हेड्स. उनके सिर पे भी अगर छत है तो वो रैग पिकिंग की वजह से, इवन इफ़ इट्स अ लीकिंग रूफ. और उन लोगों को इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रूफ लीक होती है. एटलीस्ट दे हैव अ रूफ ओवर देयर हेड. वो इसी चीज़ से खुश हैं. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. लेकिन बच्चों के लिए इसका मतलब इससे ज़्यादा है. सो देर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन इन सीमापुरी. रैग पिकिंग का एक मतलब जो पेरेंट्स के लिए है वो ये है कि रैग पिकिंग से ही उनके घर में खाना आता है, उनके सर पे छत है. और बच्चों के लिए इसका मतलब अलग है. फॉर देम इट्स लाइक गोल्ड, जिससे वो उन्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging because there is a hope of finding more. साहिब आगे कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है गार्बेज में. ये बताते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है. एंड वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल सकती है. नाउ आई वुड लाइक टू रिमाइंड अगेन कि ये सिल्वर कॉइन कोई या रियलिटी में कोई सिल्वर कॉइन नहीं है. इट्स एनीथिंग विच हैज़ इम्पोर्टेंस फॉर देम. तो जब भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्हें मिलती है गार्बेज की हीप में, तो उसके बाद में कभी भी स्क्राउंजिंग ख़त्म नहीं होती है. सर्चिंग तो उसके बाद और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उम्मीद होती है कि और भी मिल सकता है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to the elders. It's a mean of survival. बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग बड़ों से डिफरेंट है. फॉर द चिल्ड्रन इट्स रैप्ड इन वंडर. बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह है, विच इज़ रैप्ड इन वंडर, जो बंद है. और जब तक वो उस गिफ्ट को खोलते नहीं हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आज क्या मिलेगा. तो ये जो गार्बेज है इन बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है, उसी गिफ्ट की तरह है जिसको पैक करके रख दिया गया है. एंड दे हैव टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट कि क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं. बट बड़ों के लिए, घर में बड़ों के लिए इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. उनके घर में खाना इसी से आता है, उनके सर पे छत इसी से है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. अब एक और विंटर मॉर्निंग, विंटर सीज़न आ चुका है, तो ऑथर ने फिर से साहिब को देखा. ही वॉज स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट. गेट के साथ साथ फेंसिंग बनी हुई थी, तो उस फेंस गेट के साथ ही खड़ा साहिब नेबरहुड क्लब के अंदर देख रहा था. एक बहुत बड़ा क्लब है, उसके अंदर वो गेट से खड़े होकर देख रहा है. अंदर क्लब के अंदर 2 यंग मैन हैं. दे वर ड्रेस्ड इन वाइट. उन्होंने वाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं. वो उन्हें टेनिस खेलते हुए देखकर साहिब के भी मन में लालच आ गया. एंड ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. लेकिन उसके अंदर इतना सेंस ऑफ रियलिटी है कि उसे मालूम है कि ये जो गेम है इट्स आउट ऑफ हिज रीच, ये कभी शायद उसे खेल नहीं पाएगा. तो इसलिए उसने वैसे ही बोल दिया, आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है. ही इज़ कंटेंट टू वॉच इट. वो उसे सिर्फ देख कर ही खुश है, क्योंकि उसे मालूम है कि कभी वो खेल नहीं पाएगा. एंड ही फर्दर सेज दैट आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड. जब भी क्लब के गेट पर कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. क्योंकि गेट कीपर मुझे अंदर भेजता है कि मैं स्विंग्स यूज़ कर सकूँ, झूले झूल सकूँ. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. अब साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी आज शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो डिसकलर्ड शूज़ हैं, फेडेड हो चुके हैं. डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ उसने पहने हुए हैं. उसने जो शर्ट पहनी है और शॉर्ट निकर पहनी है
वो डिसकलर्ड है, फेडेड है, तो उनके साथ वो शूज़ दिखने में थोड़े से स्ट्रेंज लग रहे हैं. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. और जब ऑथर ने उसके शूज़ की तरफ देखा तो ही सेड समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं. एंड इट वाज लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा हो. और फैक्ट उसके साथ ये भी था कि ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं किसी रिच बॉय के, जिसने उन्हें पहनने से मना कर दिया कि शूज़ मुझे ये छोटे हो गए हैं या उसमें एक होल है, कोई भी रीज़न रहा तो उसने वो शूज़ डिस्कार्ड कर दिए. लेकिन वो डिस्कार्डेड शूज़ मिलने के बाद भी साहेब बहुत खुश है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जिस बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिना शूज़ के गुजारी हो, उसके लिए तो शूज़ का एक ऐसा पेयर जिसके अंदर होल है वो भी ड्रीम कम ट्रू है. बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन उसे साथ साथ ये भी मालूम है साहिब को कि जो वो टेनिस की गेम देख रहा है वो उसकी रीच से बाहर है, वो शायद वो कभी भी नहीं खेल पाएगा. This morning, Sahib is on his way back to the milk booth. In his hand is a steel canister. अब कुछ दिन बाद दोबारा जब साहिब मिला ऑथर को तो उसकी कंडीशन काफ़ी चेंज है, क्योंकि अब वो किसी और जगह काम करता है. ही नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, और उस टी स्टॉल पे उसे मिल्क लेने जाना पड़ता है स्ट्रीट के दूसरे कॉर्नर पर. I'm paid 800 rupees and all my meals, but does he like the job? I ask him. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister so lightly over. Sorry, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. आगे साहिब ने एलैबोरेट करना शुरू किया कि उसको क्या क्या मिलता है उस टी स्टॉल पे काम करने के लिए. ही मेंशन कि उसे 800 रुपीज़ मिलते हैं मंथली, तीनों टाइम का खाना मिलता है. और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. तो उसके चेहरे में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है कि जो उसके चेहरे पे एक पहले फ्रीडम थी, केयर फ्री लुक थी, वो गायब हो चुकी है. इट्स नॉट देयर नाउ. तो अब वो फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है. ही इज़ वर्किंग फॉर समबडी एल्स. वो यहाँ पे टी स्टॉल के ओनर के लिए काम कर रहा है. नेक्स्ट डिफरेंस है कि उसने जो स्टील कैनिस्टर अपने कंधे पे उठा रखा है मिल्क लाने के लिए, वो काफ़ी भारी है रादर देन द प्लास्टिक बैग जिसे वो बहुत आराम से हल्के से उठाता था. थर्डली, ये जो प्लास्टिक बैग था उसका अपना था, लेकिन स्टील कैनिस्टर मालिक का है. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है. ही इज़ वर्किंग फॉर समवन एल्स. ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम. हिज चाइल्डहुड हैज़ बीन लॉस्ट. हिज चाइल्डहुड हैज़ बीन ट्रैप्ड. अब ही इज़ वर्किंग फॉर समवन एल्स. The second story, I want to drive a car. It would begin with the same line on which the first story has ended. The first story ends on the line like Sahib is no longer his own master, and the second story will begin with a sentence, I want to be my own master. तो दोनों स्टोरीज़ में कोरिलेशन को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया अनीस जंग ने. We'll read about that in our next part 2. That's it for today.